प्रोग्राम मेरा सवाल मेज़बान अहमद इमरान खान। इकबाल कहते हैं, थम जरा बेताबी दिल बैठ जाने दे मुझे और इस बस्ती पे चार आंसू गिराने दे मुझे। ऐ मैं गफलत के सरमस्तो कहाँ रहते हो तुम, कुछ कहो उस देश की आखिर जहाँ रहते हो तुम। नाज़रीन, इंसानी मेडिकल साइंस की रिसर्च ये बताती है कि एक वक्त में मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम्स इजैकुलेट होते हैं। उन एक में से खुदा अपनी करिश्मा साजी से एक को इंसान बनाता है। वो इंसान कैसे कैसे गुल खिलाता है कहीं पे। इसीलिए कुरान में अल्लाह पूछता है कि उछलते हुए पानी की पैदाइश तेरी औकात क्या है। ऐसे ही एक इंसान की औकात बहावल नगर के नवाही इलाके डोंगा बोंगा से हम आपके सामने आज इस प्रोग्राम में रिपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम ख़ास तौर पे रात की तारीकी में रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जुर्म इंसानियत की तारीख में शायद इतना बड़ा है कि इसको तारीकी में ही रखा जाए तो बेहतर है। हमारे साथ बहावल नगर के नुमाइंदे यासिर मुमताज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासिर, ये खबर आप तक कैसे पहुंची? जी, ये शर्मनाक वाक़या बहावल नगर के नवाही गांव चक पंचकोसी इलाका थाना हदूद डोंगा बोंगा में पेश आया, जहां पे एक दरिंदा सिफत बाप ने अपनी ही बेटी को 6 साला बेटी को अपनी जिनसी तस्कीन के लिए वहशतनाक तरीके से उसका मर्डर किया। और इसमें दो पहलू और निकलते हैं। पहला पहलू इसमें यह निकलता है कि उसने एक तो बच्ची को कत्ल किया और उसके बाद जो है कानून को उसने गुमराह करने की कोशिश की, पड़ोसियों पर इस मर्डर को डाला और वहाँ पड़ोसियों की लड़की से वो शादी करना चाहता था और वो ये चाहता था कि इसको मैं पड़ोसियों को ब्लैकमेल करूं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। कहानी आपने सुनी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस कहानी से जुड़ी मजीद परतें हम इकट्ठे मिलके अनफोल्ड बहुत कहा जाता है कि हम पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर काम करें, हम अवामी इश्यूज को हाईलाइट करें। इससे बड़ा अवामी मसला क्या होगा। ये एक अवाम में से ही एक नुमाइंदे का घर है, अवाम की एक इकाई का घर है। ये घर अगर आप इसको देखें तो ये 4-5 मरले का घर है। ये अशरफ का घर था और इस दीवार के ऊपर ये कच्ची दीवार जो कि नुसरत 7 साला बच्ची की मक्तल गाह बनी, जहाँ पे उसके बाप ने उसको कत्ल किया सर के ऊपर कुल्हाड़ी के वार करके। इस दीवार पे उसने अपनी बेटी को बिठाया, एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी का वार किया। उसके बाद उसने दूसरा वार किया जिससे उसका स्केल क्रैक हुआ और वो बच्ची उस साइड पे जा गिरी। उसके खून के धब्बे अभी भी इस दीवार के ऊपर हैं। पाकिस्तान की आवाम के बारे में जो एक तासुर था कि गांव देहात के अंदर बहुत सुकून था। इस वक्त रात के 9-9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे वाकई पीस ऑफ माइंड है। यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, यहाँ पे खुला आसमान है, यहाँ पे खुली आबो हवा है। लेकिन रवैयों के हवाले से यहाँ पे वो आसूदगी, वो सुकून नहीं रहा जो किसी वक्त पाकिस्तान के गाँव के अंदर तस्वुर किया जाता था। हालात ही अक्सर तब्दील हो गए हैं। अवाम की जो करैक्टर का लेवल है वो किस दर्जा गिर गया है, इसका अंदाज़ा अब आप लगा सकते हैं। इस इलाके के मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसी इलाके के रिहायशी? मैं इसी गांव का रहिश हूँ। इसी गांव के रिहायशी जी। अशरफ को आप जानते थे? मैं जानता हूँ। किस किरदार का हामिल था? उसके बारे में मेरी तो ज़बान ज़ेब नहीं देती कि इस तरह के आदमी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूं, लेकिन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और अदलिया से इल्तमास है कि जो ही किसी भी इलाके में इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उनको सुनने में ज़्यादा डिले ना की जाए, क्योंकि लोग इस स्टोरी को भूल जाते हैं ताकि लोगों के लिए इबरत बने। एक हाजी साहब आप नंबरदार हैं आगे? नहीं, नंबरदार नहीं, आम लोग हैं। अच्छा, ये अशरफ को आप जानते थे पहले से? मेरे कौमी बरादरी रिश्तेदारी। आपकी बिरादरी का? आपको पहले भी इसके किरदार के हवाले से कभी कुछ कोई किरदार ऐसा नहीं है, मकसद है भी कोई ऐसा कोई इसका फेल हो। हाँ, ये उसका अपना फेल है। हमें पुलिस ने बताया कि यहाँ पे और भी एक बेवा को भी उसने तंग किया। वो तो मोहल्ले वाले सब तंग थे ना, वो आपको इंटरव्यू देंगे। टेप ऊंची चलाता था या मकसद गाने चलाता था।
इस किस्म के वो हरकत करता था। इसके अब हवाले से जो इलाके में शिकायतें आती थी, आपकी बिरादरी का भी था, कभी बड़ों ने इसको समझाया नहीं कि सब ने समझाया, उसकी वालदा ने भी समझाती थी। उसकी वालदा जड़ी ये नज़ीरा बीबी, जिन पर उसने वो भी उनके पास आई, ये हरकत करता है हमारे शोरों को। उसे सारे घर वालों ने कहा उनको, वो कहते हम रोकते रहे। पेशा क्या था इसका? पेशा मजदूरी करता था लकड़ की। नाज़रीन, ये है वो दीवार का दूसरा रुख जहाँ पे वो उस बच्ची को उस शख्स ने बिठाया अपनी माँ को देखने के लिए, और पीछे से उसने वार किए। दीवार के ऊपर अभी भी खून के निशान हैं। बच्ची रूड़ी उस वक्त भी यहाँ पे थी, तूड़ी उस वक्त भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। बच्ची इसके ऊपर गिरी और रोल होती हुई यहाँ तक आ गई। इस घर के मकीन मखसूद साहब, जिनके ऊपर ये मुकदमा हुआ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मखसूद साहब, आपने बच्ची की डेड बॉडी अपनी आंखों से देखी? आप घर में थे उस वक्त? नहीं जी, घर में नहीं जी। आप घर में थे आई साहब? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਗਈ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਰੀ ਮਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇਹ ਕਮਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਛੋਰੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਸੱਟੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਸੀ। ਆ ਤੂੜੀ ਮਤਲਬ ਛੋੜੋ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੂੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੂੜੀ ਪਰ ਉੱਚੀ ਸੀ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਰੁੜੀ ਇਹ बच्ची की जान निकल गई थी आई ਜੀ साहब? ਜੀਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ यहाँ पे कौन खड़ा हुआ था? ਜੀ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ। बच्ची की दादी अशरफ की माँ? ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਮਾਂ। अशरफ था? ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ, ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਓ, ਫੈਰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚਲੀਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈ ਚਲੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਈਏ, ਦਵਾਈ ਲਾਈਏ। आपके ऊपर मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज कराया गया। आपने भी ये देखा था डेड बॉडी आके घर पहुंच गए थे आप उस वक्त? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਖੇਤਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ 2-3 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਖੇਤਰ ਜਾਂਦਾ। मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया फौरी तौर पे। कितनी देर आप पुलिस की हिरासत में रहे? 4 दिन। अशरफ का तनाज़ा क्या था आपके साथ? कोई रिश्ता, शादी करना चाहता ਨਾ था? ਜੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, आपके साथ कोई इख्तलाफ नहीं? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो वो पागल है, वो अपनी बच्ची मार के आपके ऊपर क्यों डालेगा? वो कोई ना कोई तो वजह होगी ना उसकी। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। हर एक के जो है वो स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होती है। हर एक अपने तरीके से कंसीव करता है और अपने ही तरीके से एलेबोरेट करता है। तो ये सारा मंजर दिखाने का रात की इस तारीकी में मकसद ये है, मेच्योरिटी की ज़रूरत है, लोगों को बिहेवियर वाइज मेच्योर करने की ज़रूरत है। अशरफ ने जो जुल्म कमाया, उसने जीते जागते जहन्नुम अपने सर पे जला ली। और अगर सोसाइटी उसको एक अच्छा इंसान बना के उसकी आबियारी करती तो हो सकता है आज अशरफ के दरबदर बच्चे भी अपने घर में होते, उसका ठंडा चूल्हा भी जल रहा होता और अशरफ अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी इस घर में जिंदगी गुजार रहा होता। पंजाब के पेरिस से करीबन 380 किलोमीटर के मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पेरिस और यहाँ के हालात में लाहौर का पेरिस और यहाँ के हालात के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 300-400 किलोमीटर के इस डिस्टेंस के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान पत्थर के ज़माने में चला गया हो, सिविलाइजेशन एग्जैक्टली वही हो, वही कच्ची मिट्टी के मकान हो। हमारे हुक्मरानों के दावे हैं बदल गया पंजाब, बदल गया पाकिस्तान, तकदीर बदल दी, आएंगे तो ये कर देंगे, हमने खिदमत की, हमने मोटरवे बनाई, हमने सड़कें बना दी, हमने जाल बुन दिया, हमने मेट्रो बना दी, हमने तरक्की दे दी, हमने नक्शे बदल दिए, हमने पेरिस बना दिया, हमने लंदन बना दिया। लेकिन हकीकत ये है कि हमने इस सोसाइटी को कीचड़ की एक गार बना दिया और ये इतना ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया है कि ताफून इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इस मुआशरे में, अब इस सोसाइटी में सांस लेना भी मुश्किल है। रात के करीबन 12:30-1 बज रहे हैं। हम अशरफ की बीवी अमतल से मिलने के लिए उसके गांव में मौजूद हैं और अमतल को अब यकीन दहानी कराई गई है कि हम उसका साथ देने के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे अशरफ की बीवी, इस मुकदमे की मुस्तकबिल में मुदई और नुसरत की माँ अमतल हमारे साथ होगी।
साला बच्ची नुसरत का कत्ल ये एक अवामी मसला है। ये अवाम का एक इंडिविजुअल यूनिट था जिसकी कहानी आपके सामने है। अशरफ वो मुआशरे का नासूर जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया। उसकी बीवी हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। यही खातून आगे जाके मुकदमे के अंदर मुद्दई भी बनेगी। आपदा, जिस रात ये वकूआ हुआ क्या था और आप घर से बाहर कहाँ गई थी? मैं जी घर को नहीं सी। आप कहाँ गई थी? मैं दूध लैन गई सी जी। दूध लेने आपको किसने भेजा? मेरे बंदे ने। अशरफ ने? हाँ जी। क्या कहा अशरफ ने? हाँ दूध ले जा। और आपके बच्चे क्या कर रहे थे उस वक्त? बच्चे सुते पैसे दो में। नुसरत भी सो रही थी? हाँ जी। अच्छा, आप बच्चों को छोड़ के गई अपने शौहर के पास। हाँ जी। कितनी देर के बाद आप वापस आई? मैं आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद जब आप घर वापस आई तो आपने क्या देखा? मैं वेख्या ते ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਮਸਾਏ ਵੱਟੂ ਔਰ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਛੋਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਤੇ ਵੇਖਤ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸੀ। फिर आपने भी शोर मचाया, रोई धोई हाँ आप? जी। फिर मैं रोने लगी, रोला पाया तो लोग आदम इकट्ठा हो गया। फौरी तौर पे आपको क्या लगा, किसने आपकी बच्ची को कत्ल किया? पहला तो हैगा सी भी बटुआ ने मारी है मेरी बच्ची। अच्छा, उस वक्त जब आपने देखा? हाँ जी। फिर मैंने सवेरे पता लग गया भी मेरे बंदे ने कत्ल की थी। अशरफ के साथ शादी हुए कितना अरसा हो गया था? 10 साल हो गए। 10 साल में आपको कभी अशरफ से ऐसी जुनूनियत, ऐसा वहशीपन महसूस हुआ कि ये इतना वहशी आदमी हो सकता? नहीं जी। अशरफ बराबर वालों की लड़की से शादी करना चाहता था? ये नहीं पता मैंने जी। जब आपको पता लग गया कि अशरफ ने आपकी बेटी को कत्ल किया तो उसके बाद आपकी अशरफ से मुलाकात हुई? नहीं हुई। अशरफ को कभी इस गुनाह के ऊपर, इस जुर्म के ऊपर आप माफ कर सकती हैं? नहीं जी। इस औरत की मजलूमियत, इस औरत के सामने जिंदगी के अजियतनाक इम्तहान को महसूस करते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शायद मेरा दिल फट जाए। ये औरत भी, इसके बच्चे भी इस जमाने की ठोकरों के दर पे आ गए हैं। बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये मजलूम औरत, वोट इसका भी होगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी अगर ये वोट कास्ट कर भी देती है तो इसकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, मैं और आप, हमारे अलावा रियासत कहाँ खड़ी है इसकी मदद के लिए, इसकी दिलजोई के लिए, इसकी मिजाज पुरसी के लिए, इसके बच्चों के मुस्तकबिल को ताबिंदा और रोशन बनाने के लिए? क्या रियासत इसको, इसके बच्चों को तालीम देगी? तालीम की रोशनी से क्या वो इनकी ज़िंदगियाँ रोशन करेगी? मेरा सवाल ये है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी मुझे भी पता है और आपको भी पता है। नाज़रीन, अक्सर हमारे नाजरीन को ये शिकायत रहती है कि मुल्ज़िम के पास खड़े हुए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा होता, लेकिन आज मैं जिस माशरे के नासूर के साथ खड़ा हूँ मेरा अपना खून खौल रहा है। ये वो नासूर है जिसने अपनी बेटी को अपनी जिनसी हवस पाने के लिए अपने हाथों से कत्ल किया, बेदर्दी से उसका सर, उसकी खोपड़ी उड़ा दी, जिसके नतीजे में वो 7 साला मासूम नुसरत अपनी जान से हाथ धो बैठी। अशरफ, तुम अपने पड़ोसियों की लड़की से शादी करना चाहते थे? जी सर। कब से? 1 साल से। वो लड़की भी तुमसे शादी करना चाहती थी? जी सर। उस लड़की की उम्र क्या थी? उसकी उम्र है 20 साल। वो 20 साल की, तुम कितने साल के? 35 साल। तुम 35 साल के, 3 बच्चों के बाप। तो फिर वो क्यों तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी? वैसे चाहते थे एक दूसरे। वैसे चाहते थे एक दूसरे को? जी। अच्छा, तुमने फिर शादी की कोशिश किस तरह से की? उसकी नानी से भी रिश्ता मांगा और उसकी मामू से भी उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, तुमने एक दफा उसकी नानी से रिश्ता मांगा, इनकार हुआ? फिर? जी, उसके मामू से ही पूछा, फिर इनकार हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे जहन में कब आया कि तुमने कहा कि मैं अपनी बेटी कत्ल करके, अपना बच्चा कत्ल करके इनके पेटे डालता हूँ, मुकदमा दर्ज कराऊंगा? ये कितना अरसा पहले तुम्हारे जहन में आया? सारे फौरी मेरे जहन में आया है बस। उस रात हुआ क्या था? तुमने अपनी बीवी को किस बहाने से घर से भेजा? वो दूध लेने आगे भी चले जाते थे ना, मेरी अम्मी के घर। वो घर दूध लेने चले गए तो वो चली गई दूध लेने के लिए। नुसरत क्या कर रही थी? वो अंदर टीवी देख रहे ऐसे ऐसे ही। उसने कहा अम्मी कहाँ गई? मैं क्या गौनी है पड़ोस में घर में अब गई। तुम मौका देख रहे हो उसको मारने का? नहीं जी, उस तो पहले मेरे तो कोई जहन में नहीं था। बाहर निकला हूँ ना मैं, तो मैंने कहा भी ये तो काम कर दे, शायद तेनू एक तेरा हिसाब लग, पर नहीं, जिस वक्त मैं कर लिया उस वक्त शायद क्या हिसाब लग जाए, शादी हो जाए, जी, लड़की मिल जाए। जी। नुसरत को तुम कमरे से खुद उठा के लाए? नहीं, साथ और क्या आई मेरे साथ बात। तुमने खुद अपनी गोद में उठा के उसको दीवार पे बिठाया? हाँ जी, वो छोटी है, दीवार ऊपर है। वो
किस चीज से तुमने उसको ऊपर वार किया? वो जी दातर लकड़ी काटने वाला है उससे। उसके सर पे 2 जख्म हैं। हाँ जी। पहला जख्म लगा तो वो उस दर क्यों नहीं गिरी? वो जी मेरी बाजू बात में पकड़ा हुआ था। नुसरत को मारने का हौसला एक बाप की हैसियत से तुमने कैसे इकट्ठा किया? सर जी बस उसने हिसाब किताब चाह के मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ मैं क्या कर रहा। तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं लगा क्या तुमने किया, तुमने हौसला कैसे कर लिया कि वो इतना भारी भरकम हथियार उठा के तुम अपनी बच्ची के सर पे मारो? कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई कि मेरी बच्ची की जान निकलेगी? सर जी बाद में तो बहुत पता चला है। नुसरत तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? दूसरे मेरे अब्बू कार की बुलाती थी। 2 चीजें यहाँ पे। एक वक्त था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी कौम के ऊपर खुदा का अजाब नाजिल हुआ और वो कुछ ऐसा धुआं होता था कि जो जिसके दिमाग को चढ़ता था अपने ही करीबी लोग अपने ही खूनी रिश्तेदारों की जान लेना शुरू कर दिया करते थे। ऐसी ही नहूसत आज इस मुल्क में आसमान से बरस रही है। मैं तवज्जो चाहूँगा कानून नाफिज करने वाले इदारों की, मुख्तदर इदारों की, अदलिया की, हुकूमत की, मुकन्नना की, इंतज़ामिया की। मैं 101% यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरा 11-12 साल का सहाफ़ती तजर्बा ये विजन दे रहा है कि ये नासूर चंद महीने नहीं चंद दिनों में ये सोसाइटी में वापस इंडक्ट कर दिया जाएगा। इसकी बीवी इसे माफ़ कर देगी। खुदा के लिए अगर कोई इदारा है, कोई इस मुल्क का, कौम का बड़ा जिंदा बचा है, जाग रहा है, होश में है, आंखें खुली हैं, इस नासूर को सजा मिलनी चाहिए। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, इसे इंश्योर किया जाना चाहिए कि इसको करार वाकई सजा मिले। तुम्हें पता है तुम्हारे जो बाकी 2 बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? उनका ये मुश्किल हो सकता है वो बस रोल गया नहीं जी, उनका कोई नहीं है। नाज़रीन, पढ़ने में आता है थाना डोंगा बोंगा, लेकिन मुकामी एक्सेंट में इसको कहा जाता है डूंगा भूंगा। थाना डूंगा भूंगा के SHO अब्दुल रशीद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, ये केस, इसकी इंफॉर्मेशन आप तक किस तरह पहुंची? इसमें इंफॉर्मेशन 15 पे कॉल हुई, जो पंजगोसी गांव है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, कि वहाँ एक बच्ची का मर्डर हो गया। 15 की कॉल पे हम वहाँ पहुँचे। आप भी जय वकुआ के ऊपर पहुंचे? मैं भी पहुँच गया, बल्कि वहाँ के घर वाले मौजूद थे, मुदई भी वहाँ मौजूद था। वो ऐसे उसका जो था ज़ाहिर है कि वकुआ उसने प्लांट किया हुआ था, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि ज़ाहिर है उसने ड्रामा ही किया था उस वक्त। बहरहाल उसकी मुदायद में हमने पर्चा दर्ज, उसी रात पर्चा दर्ज हो गया? उसी रात फौरन ही पर्चा, उसका पोस्टमार्टम भी उसी रात हो गया, FIR भी उसी वक्त दर्ज हो गई, क्योंकि मामला बड़ा हसास नोयत का था। FIR लॉन्च हो गई। अब उसके बाद जो मुलजिम नामजद थे वो गिरफ्तार हुए। जब ये FIR दर्ज हुई है, जब हमने मौका मुलाजा अच्छे तरीके से कर लिया, हमने अपनी फ्रांस लिबर्टी उसको भी हमने कॉल किया, उन्होंने भी शवाहिद इकट्ठे किए, तो जो मुलजमान नामजद FIR थे वो शाम तक हमने अरेस्ट कर लिए। मुलजमान आपने पकड़ लिए। इस कहानी में कातिल तक आप कैसे पहुंचे? असल में प्रॉब्लम तो ये होता है कि जब पुलिस जय वकुआ का अच्छे तरीके पे जब वो हम करते हैं ना मुलाजा उसका, इसको हमारी पुलिस की उसमें लैंग्वेज में मौका मुलाजा, उसको हमने बिल्कुल राउंड दी क्लॉक चेक किया। DSP साहब भी खुद मौजूद थे, SP इन्वेस्टिगेशन भी आ गए, तो मुलाजे मौके के दौरान ही हमें कुछ ना कुछ ये डाउट हो गया कि इस बंदे को, अशरफ को ब्रेक करने में आपको कितना टाइम लगा? अशरफ को मुलाजे मौके से जब हमें थोड़ा शक पड़ गया था कि ये बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, इसको हमने वो पुराने तरीके बिल्कुल यूज नहीं किए। इसको पुराने तरीके आप कौन से? मीन्स के बंदे को पकड़ना और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं। बिल्कुल नहीं, इसको हमने नफसियाती तौर पे इसको हमने ब्रेक किया, कोई लीडिंग क्वेश्चन इसको नहीं बताया, इसको ब्रीफ किया भी अगर आपसे गलती होगी है तो आप इसको फिर एडमिट करें। तो उसने बिल्कुल बात वाजे कर दी कि मैंने ये मर्डर क्यों किया है। आला कत्ल इसने कहाँ रखा था? आला कत्ल इसने अपने घर के अंदर ही, जहाँ ये मर्डर हुआ है, अपने घर के अंदर, इसका कमरे के अंदर बेड के नीचे इसने वहाँ रखा हुआ था, छुपाया हुआ था। मुकदमे के अंदर 302 की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वो 302 जो है उसका मुदई है अशरफ। अब इसकी मुदय्यत शिफ्ट किस तरह की जाएगी? इसमें ऐसा है कि
जो मुद्दई बनता है हम उसको फिर बनाते हैं जो उसका सही वारिस हो। अब उसकी जो सही वारिस है उसकी वालदा बनती है, अशरफ की जो बीवी है, चूंकि मौके पे उसको उसमें इस मर्डर में उसकी बीवी की कोई कंसेंट नहीं है, पहली बात। दूसरा, कत्ल का जो मोटिव है बिहाइंड द सीन ये था कि वो अशरफ जो है वो सास वाली जो रिश्ते के चक्कर में था, लड़की शादी करना चाह रहा था, तो उसकी बीवी की हमने जब उसका इंटरव्यू किया तो वो बिल्कुल इसको सजा दिलवा के रही। रशीद साहब, वहशियाना तौर पे अपनी ही बेटी कत्ल करने का मोटिवेशन क्या था? इसमें जो मोटिव है मेन वो ये है कि एक तो इस बंदे को जब हमने इंटेरोगेट किया है, इसमें इसका चलन व कबल, इसका जो पिछला जो करेक्टर जो है वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इलाके में इसकी शोहरत अच्छी नहीं है, ये खवातीन के साथ दोस्तियां करने का इसको बड़ा शौक वो था, क्योंकि साथ बच्ची स्टूडेंट थी, तो ये उस चक्कर में इसने उनसे रिश्ता भी मांगा जाके, वो जो वट्टू फैमिली रह रही है उन्होंने साफ इनकार किया। इसने उनको ये कहा कि तुम मुझे रिश्ता भी दोगे फिर माफिया भी मांगोगे, तो उस वक्त से शैतानियत इसके जहन में प्लानिंग शुरू हो गई कि मैं बच्ची को मर्डर करके इनको पर डालूंगा। फिर ये जनूबी पंजाब में है कि सुलह के ऊपर ये रिश्ते और ये वो, उसका वही हमारा मुआशरा जो है इसमें ये लम्हा फिक्री है वैसे कि इस हद तक इंसान गिर सकता है। इसने वो हरकत की उसको इकरा को हासिल करने के लिए। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, भावन नगर के नवाही इलाके डोंगा बोंगा में रूनुमा होने वाली ये दर्दनाक कहानी, इस कहानी के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेने के लिए हम मौजूद हैं भावन नगर के डीपीओ अताउर रहमान साहब के साथ। अता साहब, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस केस के अंदर एक टेक्निकलिटी ये है कि मुद्दई जो है वही कातिल है। आगे चल के ये केस किस तरह से असरअंदाज होगा? मुद्दईयत के हवाले से किसी भी स्टेज पे अगर पुलिस समझती है कि इसकी मुद्दईयत चेंज होनी चाहिए, तो कानून में इतनी गुंजाइश होती है हर वक्त कि वो मुद्दईयत चेंज कर सकती है पुलिस, और जो तफ्तीशी अफसर है वो किसी को भी मुद्दई रख सकता है। तो लिहाजा इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ख़ास कानूनी पेचीदगी होगी। जो भी इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे मुद्दईयत चेंज होती है, उसमें हम देखते हैं कि अगर तो कोई जेन्युइन जिसको ग्रीवेंस है और जो कि इस मुकदमे को आगे लेके चल सकता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि आया वो भी फिर मुल्जिमों के साथ बाद में मिलके सुलह तो नहीं कर लेगा। अगर कल्चर देखा जाए तो 90% के करीब केसेस के अंदर यही होता है कि मुद्दई और कातिलों के दरमियान सेटलमेंट हो जाती है और दियत के कानून के तहत मामला एड्रेस किया जाता है। तकरीबन 90% में अगर पहले से ये प्रॉपरली इस पे थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए उसको, तो मेरा ख्याल है कि उसमें स्टेट ही मुद्दई बन जाती है और बनना भी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इस केस में बाप ने बेटी को कत्ल किया, कत्ल की सजा जो है मुकदमा वो 302 के तहत चलाया जाता है और उसकी मैक्सिमम सजा सजाए मौत है। लेकिन इस केस में जिस तरह से आया सामने हमारे कि सगे बाप ने सगी बेटी को कत्ल किया, इस हीनियस एलिमेंट को, ह्यूमैनिटी को कानून कहीं पे अलग से डील करता है? जो हमारे पास कानून है पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि अगर फलां कत्ल कर दे तो उसका ये होगा और फलां कत्ल कर दे तो इसका कत्ल हमेशा कत्ल ही रहेगा। दैट इज इक्विवेलेंट। दैट इज इक्विवेलेंट। इसके लिए कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ मामलात में पुलिस भी कोई गैर मामूली नौयत की दिलचस्पी लेती है, तो ये केस भी उन्हीं में से एक है कि पुलिस भी उसमें गैर मामूली नौयत की दिलचस्पी ले भी रही है और इसको फॉलो कर रही है। अच्छा साहब, जिस तरह से हमारी सोसाइटी है, शरह ख्वानदगी कम है, मेच्योर बिहेवियर्स बहुत कम है, यहाँ पे बदला लेने के लिए बदले की आग में झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ये यहाँ का रुझान है। इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? इसकी स्क्रूटनी किस तरह से बेहतर तरीके से पुलिस कर सकती है कि इस किस्म के केसेस जो हैं वो वैसे ही स्टेन हो जाएं? मेरे ख्याल में कानून में तो इसका कोई ख़ास हल मौजूद नहीं है। ये एक सोशल इशू है और हमारे माशी रवैये जो है वो ज़वाल पजीर हो चुके हैं इस हद तक कि पुलिस की आज की जो तफ्तीश है वो ज़्यादातर इसी पर गुजरती है टाइम भी कि कौन सा इसमें सच है और कौन सा झूठ है। इन्हीं सोशल बिहेवियर्स यानी जो माशरती रवैये हैं, इनका अल्टीमेट असर पुलिस पे और पुलिस की डीलिंग का पड़ता है। केस बड़ी डिफरेंट नौयत का था। शुरू के अंदर
बाप जो है वो मुद्दई था और उसने अपने पड़ोसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने इसको बड़ी जल्दी, बड़ा एफिशिएंटली 24 घंटे के अंदर ट्रेस किया। पुलिस किस तरह कातिल तक पहुंची? जो ही हमें ये रिपोर्ट हुआ वकुआ कि जो अशरफ है, जो कि बच्ची का वालिद है, शुरू में मुद्दई था, अब हमारी इन्वेस्टिगेशन में और उसके अपने एतराफ़ी बयान के मुताबिक भी वो खुद मुल्जिम बन गया है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट शुरू से हमारी ये हुई कि ये वालिद जो है उसके जज्बात जिस तरह होने चाहिए थे हमारे मुआशरे के अंदर, जिसकी बच्ची कत्ल हो जाए उस तरह नहीं है, खवास बाख्ता था। दूसरा, वो फिर जनाजे पे भी नहीं पहुंच सका कि जी बीवी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये 2-4 चीजें थी जिसमें हमें शक पड़ा। फिर जब हमने और भी जो वकुआ था और भी गौर से उसका जायजा लिया तो खून के वो चंद कतरे वो हमें इस मुल्जिम तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए। खून के कुछ कतरे इस साइड पे थे, कुछ दरमियान में थे, कुछ उस साइड पे थे। तो इससे अंदाजा हुआ कि ये इस तरह हो सकता है कि वो लेके गए हों, फिर खून के कतरे इस साइड पे कैसे आए और दीवार के ऊपर कैसे लगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये मोहब्बत थी, मैं ये नहीं कहूँगा। मोहब्बत एक बहुत साफ और शफाफ और पाकीज़ा जज्बा है, ये हवस थी। बेसिकली ये वो हवस थी जिसने उसके ऊपर मजबूर किया कि वो अपनी बच्ची को भी कत्ल करने से बाज नहीं रहा। नाज़रीन, वहशी और सफाक बाप अशरफ ने अपनी 6 साला बेटी को कत्ल किया। इस केस के हवाले से कानूनी राय लेने के लिए हम मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब के साथ। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून मौजूद है जो सेग्रीगेट करे कत्ल की सूरत हाल को, जैसे इस बाप ने अपनी सगी बेटी को कत्ल कर दिया शादी के लिए, रिश्ता लेने के लिए? देखिए, वैसे तो देर आर सर्टेन वेज। जब वो पोजीशन आपने बताई है, ये 780 बनता है सेग्रीगेशन इस कॉन्टेक्स्ट में। नॉर्मल कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं है, 302 का सिंपल। आपने ऐसे हालात करके माशरे में खौफ व हरास पैदा कर दिया ना इस मामले में, और यकीनन इसमें 780 भी लगी होगी। नहीं लगी, लेकिन अब यहाँ बैठ के अगर देखा जाए, फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस इट इज अ वेरी क्लियर कट केस ऑफ 780 है। और ये 780 इस तरह भी लगना है तो काबिल राजीनामा नहीं होता, और ऐसे इंसान को माफी नहीं मिलनी चाहिए। इबरत का निशान बनाया जाना, 100% बनाना है आपको। अगर नहीं बनाएंगे तो ये वाकई नहीं रुकेंगे। पता है ना, सुलह हो जानी है, सफाई हो जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन वीक है, साल गुजारा, 2 साल गुजारा, वो प्यार मोहब्बत में आगे बाहर आ गए। इसका हल दिया हुआ है ताज़िरात पाकिस्तान में, और उसे हम 311 कहते हैं, फसाद फिलर्स। जब 311 लगा देंगे ना आप इसमें, फिर फसाद फिलर जब लग जाएगा तब भी सुलह नहीं होनी। हमें से आपने बड़ा अच्छा सवाल, इमरान, आई मस्ट अप्रिशिएट, है ना, और मैं आपके माइंड के हवाले से आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। बनता यही है सेग्रीगेशन के हवाले से। स्पेशलाइज्ड क्राइम, दुनिया बहुत आगे चली गई ना, ये स्पेशलाइज्ड क्राइम के हवाले से आपको एक ही पुलिस रखी हुई है ना, उसी ने हर ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन उसी ने करनी है, वही रवायती है। कि कोई अलग अथॉरिटीज का कॉन्सेप्ट यहाँ आना बड़ा जरूरी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, हमारे नाजिर को भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अदालत की तरफ से कुछ रूलिंग्स ऐसी आई हैं जिनके नतीजे में दहशतगर्दी के इवेंट्स के ऊपर 780 है, दहशतगर्दी की दफा लगती है, ऐसे कत्ल की सूरत हाल में नहीं अप्लाई होती। देखिए, यहाँ जजमेंट्स बहुत सी हैं। देखिए ना, इसीलिए कहा गया ना कि प्रोसिक्यूशन को इन्वॉल्व करें आप, और आप प्रोसिक्यूशन को इन्वॉल्व नहीं करते। प्रोसिक्यूशन का काम ही ये होता है कि सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल ऐसा केस बनाए कि जिसमें बेनिफिट ऑफ डाउट ना मिले, इफ एंड बट्स ना मिले। तो ये अब जो कि वजह ये है, वो रवायती पुलिस है, उसने प्रोटोकॉल भी देने हैं, उसने दहशतगर्दी भी देखनी है, उसने पतंगों वाले भी पकड़ने हैं, वो सारा कुछ उसने करना है। तो वो फिर माइंड तो स्पेशलाइज जो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइज्ड क्राइम्स के हवाले से, वो अगर लगाएंगे ना तो फिर शायद कुछ बेहतरी हो जाए। और लोग बुरा मान जाते हैं, फिर मोहम्मदी माफिया एनजीओ बुरा मान जाते हैं। इस्लामी सजाएं दें, चोरी करे तो हाथ काटे, फिर देखें रिजल्ट कैसा मिले। आखिर में बता दीजिए, ये बड़ा क्लियर कट सा केस है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई एविडेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए। अब मुलजिम मान गया कि उसने अपनी बेटी को कत्ल किया दूसरे पड़ोसी की लड़की का रिश्ता लेने के लिए। अदालती निज़ाम के अंदर ये केस अपने हतमी अंजाम तक कितने देर में पहुंच जाएगा? देखिए, बात ये है कि अगर ये 780 लगी हो तो 780 के जब टेररिस्ट कोर्ट के हवाले से केसेस आते हैं तो उसकी हम
रोजाना की बुनियाद पर बहुत शॉर्ट डेट्स पड़ती हैं। ये हमारी अदालतों में भी ऐसा एक निज़ाम होना चाहिए कि इसको बहुत प्रायोरिटी पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर, और वैसे तो ये 15 दिन के अंदर सेटल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी चाहें तो 1 महीने में बड़े आराम से सेटल हो जाए। अगर मियाँ चला गया तो कौन खिलाएगा पिलाएगा उसको? ये अलमिया है हमारा भाई, यहाँ स्टेट को खड़ा होना है तो माँ चाहेगी कि इसका इंसाफ हो, और इसको सेटल ऐसे नहीं है। खुदा रहा कोई तो टेस्ट केस बन जाए तो शायद इस मुआशरे में, इस मुल्क की किस्मत बदल जाए। अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अनडाउटेडली हम शायद मगरिब के और अमेरिका के साथ उनके बरहना जिस्म की वजह से नफरत में मुब्तला रहते हैं, लेकिन इकबाल ने शायद इसी सिचुएशन के लिए कहा कि नापाक जिसे कहती थी मशरिक की शरीयत, मगरिब के फ़कीहों का ये फतवा है कि है पाक। अगर आपने रियासत देखनी है और माँ जैसी रियासत देखनी है तो बदकिस्मती ये है, मुस्लिम ममालिक के अंदर आपको ऐसी रियासत दिखाई नहीं देती। आपको ऐसी रियासत मिलेगी तो मगरिब में ही मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है। एक उम्र में ना समझे जिसको जमीन वाले, जो बात पा गए हम छोटी सी जिंदगी में। इस बस्ती में रूनुमा होने वाली एक क़यामत खेज कहानी हमने आपके सामने रखी। बदकिस्मती ये है कि इस कहानी का जिम्मेदार अपने आप को इस रियासत में कहने वाला कोई नहीं है। इस कहानी का क्या रोना रोना, हम उस शख्स की बात कर लेते हैं जो 5 साल पहले गला फाड़ फाड़ के पूरी कौम के सामने ये कहता रहा कि हमें एक मौका दीजिए, हम इस कौम को लोड शेडिंग के अंधेरों से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला देंगे। और जिस दिन उस शख्स की हुकूमत डिसॉल्व होनी थी, उस दिन उस शख्स ने बबांगे दौल इस कौम के सामने आके कैमरों पे कहा कि आज रात 12 बजे के बाद अगर लाइट जाए तो मुझे या मेरी हुकूमत को जिम्मेदार ना ठहराइएगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मेरा सवाल कि आप और मैं, हम कैसे मुआशरे जहाँ ना तो कोई इज्जत नफ्स है, जहाँ ना पे कोई असूल हैं, ना आदर्श हैं, ना अखलाकियात हैं। फेसबुक के ऊपर मेरा सवाल के पेज पे प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अहमद इमरान खान को मेरा सवाल की पूरी टीम के साथ भावन नगर डोंगा बोंगा से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।